नमस्कार। आप सभी दर्शकों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में लगातार अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, अनेक प्रकार की आवश्यकताएं, अनेक प्रकार की मूलभूत समस्याओं से हम लोग जूझते हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रमुख नेता आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि आज हमारे गांव की सुविधाएं, हमारे गांव में क्या चल रहा है, इन प्रकार की समस्त जानकारियों को एकत्रित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के नेता लोग भ्रमण करते हैं ऊपरी तौर पर, लेकिन साक्षात इस गांव में, जो कि बिल्कुल बीहड़ इलाका माना जाता है नेताओं की दृष्टि में, आज हमारे सम्मुख हमसे वार्तालाप करने के लिए, जनमानस की भावनाओं को पहचानने के लिए, हमें निर्देशित करने के लिए, हमसे कुछ जानने के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं आदरणीय शांति प्रसाद भट्ट जी। और उनके बगल में विराजमान हैं हमारे पूज्य पिताजी श्री चंद्र प्रकाश गौड़ जी, और मैं आपके सामने कुलदीप गौड़। तो आज हम जानते हैं इनसे कि उत्तराखंड में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उत्तराखंड की जो समस्याएं चल रही हैं, उत्तराखंड की जो भविष्यगत योजनाएं हैं, किस तरह से आदरणीय भट्ट जी इनको आगे ले जा सकते हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, किस प्रकार का उनका चिंतन है, किस प्रकार से वो वर्तमान में उत्तराखंड को देख रहे हैं, इस प्रकार का समस्त चिंतन, समस्त विचार हम आदरणीय भट्ट जी से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आदरणीय भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे इस गाँव में आए, जहाँ की बहुत साल से हम भी रह रहे हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में यहाँ किसी नेता को नहीं देखा। और आप तो बहुत बड़े उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि उत्तराखंड की एक अलग सत्ता के पृष्ठभूमि से उपजा हुई एक पार्टी है, जिसने पूरी निष्ठा से उत्तराखंड को एक अलग भारत में एक उत्कृष्ट राज्य बनाने का सपना देखा था, जो कि जब से उत्तराखंड राज्य अलग तो हो गया है, लेकिन उस सपने से जूझते हुए पूरा उत्तराखंड जनमानस नजर आ रहा है। तो पहले तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और जानना चाहूँगा थोड़ा सा, आपसे ही शुरुआत करूँगा कि आप अगर कुछ कहना चाहें, फिर मैं अपने प्रश्न शुरू करूँगा। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आपने महसूस किया है कि उत्तराखंड क्रांति दल जन आंदोलन से निकला हुआ दल है। इसका एक उद्देश्य था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो गांव को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं मानव के, कि उसको सड़क भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, स्वरोजगार भी चाहिए, और गांव का अंतिम व्यक्ति विकास की तमाम योजनाओं से जुड़े। इस कल्पना को लेकर हमने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई को हमने बड़ी शिद्दत से लड़ी। 42 से ज़्यादा शहादतें दी, उसके बाद ये राज्य मिला। मगर राज्य बनने के बाद इस राज्य की जो दुर्गति इन राष्ट्रीय पार्टियों ने की है, वो किसी से छुपी नहीं है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैं कंदराओं में घूम रहा हूं, और एक पीएचडी करा हुआ लड़का, जिस तरीके से तीखे सवाल तुमने मुझसे किए हैं, इससे पता लगता है कि जो आग तुम्हारे सीने में है, वो आग उत्तराखंड क्रांति दल के सीने में है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड का पढ़ा लिखा लड़का, उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही? आपने पीएचडी की है, आप अपने दम पर नौकरी पा चुके हो, मगर वो तमाम लोग जो गांव के अंदर पीएचडी किए हुए लड़के हैं, उन्हें नौकरियां सरकार दे क्यों नहीं है? क्यों डिग्री कॉलेज में इंटरफेयर लोगों को एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जा रहा है? जब इसकी मूल सुविधाओं की बात करेंगे, तब पता लगता है कि गौड़ साहब, बोलना बहुत सरल होता है, मगर जब आप अपने मत का निर्णय देने जाते हैं, तब कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा लड़का भी भटकता है। जिन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड हमारी लाश में बनेगा, पहली सरकार आप लोगों ने उनकी बनवा दी। दूसरी सरकार जिसने कहा कि उत्तर प्रदेश का सिर हम कभी उत्तराखंड अलग नहीं होने देंगे, ये उत्तराखंड जो है ये सिर है उत्तर प्रदेश का, आपने उनको सत्ता दे दी। और जिन्होंने आपके सपनों को साकार करने के लिए अपनी बलिदान दिया, अपनी जान दी, जेल गए, उनको आपने सत्ता में नहीं पहुंचाया। उसका परिणाम है कि इन कंदराओं के अंदर आज भी विकास से दूर हैं। मैं जो आपके गांव में पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ा है। आपने कहा कि कोई नेता आपके गांव में नहीं आया है। अगर यूकेडी का नेता आया है तो ये समझ सकते हो, हम धन से कमज़ोर हो सकते हैं, संसाधन से कमज़ोर हो सकते हैं, मगर हमारी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। इसीलिए आप जैसे पढ़े लिखे लड़कियों ने अगर आप ये सच्चाई देखी है कि यूकेडी कंदराओं में घूमकर गांव को जागृत करने का काम कर रही है। 22 में चुनाव है, आज से अभी 12 महीने बाद चुनाव होंगे।
अगर आप जैसे नौजवान उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता की तरफ पहुंचाओगे तो आप जैसे नौजवान की ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल करने का काम कोई पार्टी करेगी तो यूकेडी करेगी। और अगर कांग्रेस और भाजपा को वोट दोगे तो गांव के गरीब बच्चे को ना तो रोजगार मिलेगा ना स्वरोजगार मिलेगा, गांव पिछड़ते चले जाएंगे। आपको आंकड़े पता नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं पहाड़ में 48 लाख लोग रह गए हैं कुल। अभी आपसे लगातार मैं वार्ता करूंगा। अभी आपकी बात सुनकर के मुझे एक दुष्यंत कुमार का शेर याद आता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आप यहाँ सूरत बदलने की दृष्टि से यहाँ अपना जो आपका आगमन है उस दृष्टि से आए हैं। आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अभी मैं केवल निष्पक्ष भावना से आदरणीय भट्ट जी से सवाल जवाब कर रहा हूँ और अपने भी विचार आपके सामने रख रहा हूँ। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने आज ये हमारे गांव का जो दौरा किया है, यहाँ आपको क्या कमियाँ नज़र आई हैं और क्या संभावनाएं नज़र आई हैं माननीय भट्ट जी? अगर आपके गांव को जोड़ा जाए तो इस 95 ब्लॉक में 110 से ज़्यादा तहसील हैं। किसी भी गांव की आप कहानी देख लीजिए, जैसी आपकी है वैसी वहीं की है। मैं पूछना चाहता हूं आपको, आप पीएचडी होल्डर हैं जी। आपने इस राज्य में कुछ तो सपने देखे होंगे कि मैं यदि शोध करा हूं तो मुझे मेरी सरकार पूछे, मेरी योग्यता का सरकार इस्तेमाल करे ताकि मैं देश के काम आ सकूं। क्या आपको सरकार ने वो सुविधाएं दी? कौन दोषी है इसका? मैं वो नेता नहीं हूं कि मैं आपके सामने लच्छेदार बात करूं। घूमकर बात वही आती है कि सत्ता में बेईमानों को बैठाओगे तो प्रतिभाओं का दमन तो होगा। आपके गांव में पलायन है। आपके गांव में जंगली जानवर आपके खेती को खराब कर रहे हैं। आपके नौजवान बच्चों को केवल रोटी के लिए गांव छोड़ना पड़ रहा है। इसका दोषी कौन है? 10,000 रुपये में यदि कोई दिल्ली नौकरी करेगा वो जीवन नहीं जी सकता, उसका मानव जीवन उसका तबाह हो जाएगा। 10,000 में लोग घर नहीं चला सकते। ये काम सरकारों का था कि गांव के अंदर खुशहाली, गांव से पलायन को रोकना। हम चाइना, तिब्बत और नेपाल से घिरी हुई सीमा के देश हैं। हमको सरकारों को गांव में बसाने के लिए अतिरिक्त सुविधा देने की ज़रूरत है। मगर क्या हो रहा है? हमारे गांव के अंदर जिस तरीके से बाहर के लोग बस रहे हैं, जितनी तेज़ी से हमारा पलायन हो रहा है, एक दिन देश की सीमा को सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, सेना का मनोबल को सुरक्षित रख पाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा संकट है। और आपका गांव जितना पिछड़ा है, मैं साधुवाद देता हूं आपके पिता को जिन्होंने अपने बच्चे के अंदर सामाजिक क्रांति पैदा करने के लिए उसको कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरक्की करो। और आपने आज ये साबित कर दिया है कि दूरस्थ क्षेत्र में रहकर भी पीएचडी कर न सिर्फ राज्य का नाम रोशन करा बल्कि आपने अपने गांव का नाम भी रोशन किया। आपसे मात्र 4 किलोमीटर दूर आईएएस सचिव अमित नेगी है और 4 किलोमीटर दूर एक ही ग्राम सभा का आदमी, और आज आप पीएचडी करके निकले हो। मेरा दावा है जिसने संस्कृत में व्याकरण किया हो, जो संस्कृत में पीएचडी हो, यदि उत्तराखंड सरकार उसका सही इस्तेमाल करे तो विश्व के अंदर आपका क्षतिज पर नाम होगा। मगर किसी नेता की इतनी औकात है जिसने कभी आपके सामने इस तरह की बात करी होगी? आप मेरे जिस तरीके से तीखे सवाल कर रहे हो, अगर मैं राजनीतिक रूप से परिपक्व ना होता तो शायद मैं आपके गांव से निकल के जा चुका होता। मेरा एक कहना है, हमने इस राज्य के लिए अपना जीवन खपाया है, मर जाएंगे मगर उत्तराखंड की प्रतिभाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। जिस दिन यूकेडी सत्ता में आएगी, उत्तराखंड के नौजवान बच्चों का जीवन में वो खुशहाली पैदा करेंगे। ये कौन से कारण है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 400 करोड़ में पर्वतीय विकास मंत्रालय था उत्तर प्रदेश में, तब भी हम लोग पिछड़े हुए थे। आज 53,000 करोड़ का बजट है, उसके बावजूद भी गांव का व्यक्ति पिछड़ रहा है, गांव की प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल रहा है। इसका दोषी कौन है? मैं जब कहता हूं दोषी कौन है, तब लोग बोलते हैं सरकार। सरकार नहीं, दोषी आप हैं, दोषी हम हैं जो अपने मत को दान को जो है करने में कहीं गड़बड़ करते हैं। इसीलिए हमारे बच्चों के भविष्य को बाहर वाले लूट रहे हैं। इसे बदलने की जरूरत है। इसीलिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, सामाजिक क्रांति पैदा कर रहा हूं। जिस दिन समाज जाग जाएगा, उत्तराखंड के अंदर पहाड़ का पहाड़ी अपने विकास के लिए स्वयं अपनी सरकार को चुनेगा। बहुत से सवाल हैं, मैं निराश नहीं हूं। मेरा ये मानना है संघर्ष करेंगे, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम लोगों ने भी लगातार पढ़ा है और अनेक लोगों का सामना किया है, लेकिन ऐसे किसी ने आमंत्रण दिया हो कि आप पूछिए हमसे, ऐसा आज तक किसी नेता ने हमारे साथ नहीं किया। जबकि हम अपनी बात लगातार, जब से हम सयाने हुए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बहुत बार हमने प्रपत्र पहुंचाने की कोशिश की है नेताओं तक, बहुत बार सम्मानित जो अधिकारीगण हैं उन तक अपने बात पहुँचाने की कोशिश की है। जैसे आपके वार्ता के क्रम में हमें पता लगा है कि चूँकि हम पिछली पृष्ठभूमि से हैं, एक गरीब तबके
से हैं, मध्यम अब जा कर के मध्यम हुए हैं। इससे पहले जब तक सयाने नहीं थे तब तक मध्यम से भी निचले स्तर के थे। बहुत हमारा कुछ कड़वा अनुभव है, वो अभी साक्षात कहने में थोड़ा सा उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। लेकिन अभी इसी क्रम में, जिस वार्ता के क्रम में अभी आप यहाँ से आए होंगे, पिछले हम जब से सयाने हुए हैं, गांव है कभी 40 परिवारों का गांव हुआ करता था, आज सिमट करके 25 रह गए। उन 25 में से भी कुछ के दोहरे घर हैं, यानी मैदान में भी हैं और घर में भी। अब घर में बड़े बूढ़े रह गए हैं और किस्मत से ये जो सड़क है वह आई है, और आपने आते हुए सड़क के मुआयना भी कर ही लिया होगा। जब से हम सयाने हुए हैं, एक सड़क, बिजली, एक खंभे, नल और रास्ता, ये 4 चीज़ें, और ये जो तार बाड़, ये 4-5 चीज़ें मुझे लगभग दिखती है। और चूंकि मैं घर से निकल करके बाहरी जा कर के पढ़ा हुआ हूँ और गांव के संपर्क में थोड़ा सा कम रहता हूँ, क्योंकि गरीब तबके का लड़का था, तो ज़्यादा के बीच मेरी पहचान नहीं थी, लोग हमें उतना नहीं समझते। आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो इसके अलावा आपको गांव में कुछ और दिखा है, और आप क्या और आशा करते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा भी होना चाहिए था, जबकि सरकारें लगातार अपने रिकॉर्ड में दिखाती हैं हमने ये किया है, हमने वो किया है, लेकिन आपने यहाँ आकर के क्या देखा है कि वो सच में यहाँ है, और इससे अधिक क्या हो सकता है, क्या दिक्कत परेशानी है? देखिए गौड़ साहब, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे गांव के कंदराओं में कोई पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा और वो मेरे को से ऐसे तीखे सवाल करेगा। अगर मैं राजनीतिक रूप से परिपक्व ना होता तो शायद मैं आपका गांव छोड़ के जा चुका होता, ये कहकर कि नहीं बाद में बात करेंगे। मैं नेता हूं, संघर्ष से निकला हूं, इसीलिए तीखे सवाल आप कर रहे हो, तीखे जवाब मैं दे रहा हूं। आपको पता होगा क्योंकि आप पीएचडी हैं, भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि नागरिक के मौलिक अधिकार लोकतंत्र में सरकारों को देना चाहिए। यदि जो सरकार मानव को लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों से संचित नहीं करती, उस सरकार का लोकतंत्र में बना रहना कोई औचित्य नहीं होता। तो आप सोचिए कि देश की आज़ादी के 74-75 साल के बाद यदि आपको सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी नहीं मिल पाया, इसके लिए कौन दोषी है? और यदि भाजपा और कांग्रेस इस राष्ट्र के अंदर राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे होते तो इस देश के अंदर 27 से 28 क्षेत्रीय दल ना होते। मैं पूछना चाहता हूं, जब अगर ये राष्ट्र के लिए सही काम कर रहे थे, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कैसे आ गई? इसका मतलब तय मान के चलिए कि भारत की सल्तनत में बैठी भाजपा और कांग्रेस आकंठ राजनीतिक बेईमान पार्टी है, तभी तो वहां क्षेत्रीय दल आया। और उत्तराखंड राज्य के अंदर भाजपा कांग्रेस की सत्ताओं को देने के बाद यदि गांव के अंदर हमको हमारे मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए दोषी कौन है? सरकारें। अगर ये दोषी ना होते तो उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म क्यों होता? 79 से हम सड़क पर मार क्यों खा रहे होते? उत्तर के मामले में आपने सीधे प्रश्न छोड़ दिए हैं सत्ता पक्ष पार्टी के लिए। किस पे छोड़ूं? बिल्कुल सही कटाक्ष। बताओ किस पे छोड़ूं? मैं ये कहूं कि आपको ये चीज मिली है तो इसके दोषी हम हैं। अगर हमने सड़क पे मार खाई है, हमने अपनी माँ बहनों को जो है गोलियों के सीना चौड़ी करवा के अपनी गोलियां खाई हों, 42 शहादतें दे हों, जेल गए हों, तो ये किसके लिए करा हमने? ये हमने तुम जैसे नौजवान बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया। जवानी खपा दी हमने, छात्र राजनीति से जेल, लाठी डंडे खा रहे हैं। राज्य बनने के बाद यदि हमारे ही नेता, सिर्फ फर्क इतना हुआ है कि कोई भट्ट और कोई रावत बन गया नेता। उत्तर प्रदेश में हमारा जो नुकसान हुआ वो अब हमारी 20 साल में सरकारें कर रही है। मेरा ये कहने का मतलब है कि यार 20 वर्ष के अंदर क्यों नहीं उत्तराखंड के अंदर डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं पहाड़ों में बन रहे हैं? और आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि हमको अपनी मृत्यु की सैया के लिए जाने के लिए, कफन के लिए भी हमको ऋषिकेश और कोटद्वार जाना पड़ रहा है? क्यों ऐसी स्थितियां बनाई जा रही है कि गांव में शादी है तो दिल्ली और बंबई से बाहर कुछ सामान खरीदने के लिए जाना पड़ रहा है? क्यों नहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर विकास की योजनाएं बनती? क्यों नहीं सरकारी स्कूल ब्लॉक स्तर पर बनते? हम सैनिक बहुल्य क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, सैनिक कैंटीन पहाड़ों में नहीं है। क्यों नहीं सैनिक स्कूल पहाड़ों में नहीं है? जब हम इस देश के अंदर ईमानदार फौजी पैदा करते हैं, ईमानदार कर्मचारी पैदा करते हैं, ईमानदार देशभक्त पैदा करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी छाती पे बाहर के लोगों को लूटने के लिए क्यों बसाया जा रहा है? ये वो सवाल है जो कोई नेता करता नहीं है। शांति प्रसाद भट्ट गांव की कंदराओं में घूम के तुम जैसे नौजवानों से आंखों से आंखें मिला के बात करता है इस बात का कि आप अपने मत के दान में बेईमानी मत कीजिए, वरना आपके आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। अगर आपको आज भी नौकरी मिली होगी तो मैं पूछना चाहता हूं 30-32 साल में क्या नौकरी मिली आपको तो 22 से 23 साल में सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी नौकरी से जोड़कर, ताकि आपके सही इस्तेमाल किया जा सके आपकी योग्यता का।
जवानी को बर्बाद कर दिया। पहाड़ों में बेरोजगार लड़के हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाप ने बीटेक कराकर लड़के को लोन लेकर पढ़ा दिया, मगर जब नौकरी नहीं मिल रही तो बाप बैंक के किस्तें नहीं भर पा रहा। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है कि इस सारे ताने बाने ने सामाजिक माहौल तक को बिगाड़ दिया है। जो आपने शादी की बात कही है, ये सारा का सारा मेरा मानना है कि ये जो तांत्रिक एक खेल है उसने सामाजिक ताने बाने को भी बिगाड़ दिया है, जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं ऐसी उम्र की दहलीज पर खड़ा हूँ और इस को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि वाकई में जो एक पहाड़ की एक सामाजिक ताना बाना था, चाहे वैवाहिक ताना बाना हो, चाहे बच्चे पालने का ताना बाना हो, चाहे वृद्ध लोगों को पालने का हो, चाहे एक सामान लाने का ताना बाना हो, उस पूरा ताना बाना कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा है। और आपने अपने आक्रोश के माध्यम से सत्ताधारी पक्ष के लिए अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने बहुत अच्छे कटाक्ष किए हैं, इसकी मैं तारीफ़ करता हूं। छोटा सा एक प्रश्न मेरा है, उसके बाद अभी गांव से ही निकल करके मैं राज्य तक के प्रश्न में पहुंचूंगा। अभी मेरा आप गांव में आए होंगे, आप यहाँ किन किन सयाने व्यक्तियों से मिले हैं और आपने कौन कौन सी समस्याओं को महसूस किया है, छोटे से रूप में जानना चाहूँगा। पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी हरसिल तक। थोड़ा इस गांव के बारे में मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, सवाल इस गांव का नहीं है। जी जी जी। क्योंकि मैं उत्तराखंड क्रांतिदल का नेता हूँ, तो मुझे पूरे उत्तराखंड की चिंता है। जी बिल्कुल। ये मेरा क्षेत्र है जी। मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मगर मैं आपको बता दूं कि पिथौरागढ़ में भी वही समस्या है जो आपके गांव में है, उत्तरकाशी में भी वही समस्या जो आपके गांव में है। मैं जिन बुजुर्ग लोगों से मिलता हूँ, उनकी निराशा मुझे ये बताती है कि हमारे जीने का अधिकार खत्म हो चुका है। रोना आता है मुझे इस बात को लेकर के गांव का बुजुर्ग अपने राज्य के अंदर अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते हुए देख रहा है। पूछिए उस पिता के दिल से जिसने अपने बेटे को पढ़ा लिया, उसको नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो शादी नहीं है, शादी नहीं है तो बताइए, जिसने अपने संसार को जीवन को चलाने के लिए अपने बच्चे को जन्म देकर पढ़ा लिखा कर उसकी शादी और अपने सपने देखे कि मैं नाती पोतों के बीच में रहूंगा, क्या उस पिता को दुख नहीं हो रहा होगा? घर में उस माँ की स्थिति से पूछिए जिसका बेटा जवान घर में बैठा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। विकास की बात तो बहुत दूर की बात है, समस्या अब इस बात की आ गई है कि खेत में गुणी बंदर हमारे को काम नहीं करने दे रहे हैं और घर में जवान सरकार हमारे जवान बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है। तो किसके लिए सत्ता चुनी है, किसके लिए राज्य बनाया? क्या लोकतंत्र में केवल ऐसे नेता होने चाहिए? मैं आपके द्वारिखाल के एक नेता का नाम नहीं लूंगा जिसने पैसे लेकर ब्लॉक पे कब्जा कर लिया, हजारों करोड़ के बेईमानी में उसका नाम है। क्या उत्तराखंड की जनता को मैं देख नहीं रहा हूं? आपके ब्लॉक को मैं देख नहीं रहा हूं? पैसे देकर भीड़ इकट्ठी कर कर बड़े बड़ी गले में माला पहनाकर वही गांव के लोग उनके पीछे घूम रहे हैं। जब मैं उनसे तीखे सवाल करता हूं कि जब आपको चोर उचक्के लुटेरे बेईमान दलाल लोगों को ही अपना नेता बनाना है तो आपका बच्चा फिर बेरोजगार ही रहेगा, तब गांव के व्यक्ति रोने लगते हैं हमें पता ही नहीं है बेटा, हमको जानकारी नहीं है। मैं कहता हूं क्यों नहीं जानकारी? पूछो ना उससे। 500 आदमियों की भीड़ इकट्ठी कर रहा है, 500-500 रुपए दे रहा है, आने जाने का खर्चा दे रहा है, गाड़ी दे रहा है। जो व्यक्ति इतना खर्चा करेगा वो तुम्हारे बच्चों को रोजगार देगा कि खुद का घर भरेगा? अखबार पटे पड़े हैं उसकी बेईमानी से। जानने के बावजूद भी हम छोटे छोटे लालचों में ऐसे राजनीतिक बेईमानों को, चाहे फिर वो कांग्रेस हो फिर भाजपा हो, इनको थरपेंगे तो फिर बीटेक के बाद बड़े घर में बैठा बेरोजगारी होगा। तुम जैसे पीएचडी होल्डर लड़के अपने जीवन की बहुत बड़ी यात्रा जो है बेरोजगारी में गुजार दोगे। इसके लिए लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र का काम होता है कि आपका जनप्रतिनिधि आपके नियोजन के लिए विधानसभा में वो नीतियां लेकर आए कि गांव के व्यक्ति को गांव में नौकरी मिले, रोजगार मिले, गांव का विकास हो। क्या हो रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही हैं आपने। यहाँ अनेक संभावनाएं हैं और मुझे लग रहा है ये जब से आपने ये यात्रा प्रारंभ की है और इस दुर्दशा से आपका मन बड़ा खिन्न हो गया है। इसीलिए जब आप आत्मा जब पीड़ित हो जाती है तो आक्रोश का शब्द बाहर निकलता है। वही आपके तरह से देखने को मिल रहा है कि आप इतनी दिन से जो ये यात्रा कर रहे हैं पिथौरागढ़ से लेकर के आज हमारे गाँव तक, वो आप बड़े त्रस्त हो चुके हैं इस व्यवस्था को देखते हुए कि वाकई में ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एक जो चीज़ें वहाँ से निकलती हैं और आम जनता के लिए, जो भले ही जिसके पास नौकरी नहीं है घर में है, उसको जो नौकरी है उसको नौकरी वाला अधिकार चाहिए, लेकिन जो गांव में है उसको गांव वाले का अधिकार चाहिए, चाहता है कि वो मौलिक रूप से जीवन जी सके, उसको असुविधा न हो। यही हमारे जो तंत्र में बैठे हुए सत्ताधारी हैं उनका कर्तव्य है। हम इसीलिए उन्हें चुन करके वहाँ भेजते हैं ताकि हम जितने हैं उतना तो जीने का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन वो अधिकार 20 से जिस प्रकार से आपने
उदाहरण दिया है वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिससे आपका मन बड़ा दुखी है, आपके शब्दों से यह प्रतीत होता है। आप बड़े इसके प्रति चिंतक हैं, बड़ा चिंतन करते हैं, वह चिंतन आपके शब्दों में हम महसूस कर सकते हैं। हम स्वयं दुखी हैं आपके इस प्रकार के ज्वलंत शब्दों को सुन करके। और एक अभी चूँकि बहुत बड़ी है, मैं अभी आपको गांव में भी ले चलूँगा, उनके साथ भी वार्ता होगी। यहाँ पे अकेले हैं, शायद कोई ना सुने, लेकिन गांव में जब सुनेंगे तो ज़रूर एक एक व्यक्ति के दिल में चिंतन जागेगा। अभी हमारे गांव के लोग क्या होते हैं, उनके मन में बात नहीं जाती, सोच नहीं जाती, तो वो पुरानी धारणाओं पे ही परंपरागत रूप से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यदि उनके सामने कुछ समस्याएं रखी जाए तो ज़रूर है कि उनका भी दिमाग चलना शुरू होगा और वो अपने मत का, अपने अधिकारों का यथोचित प्रयोग करने में समर्थ होंगे। निश्चित रूप से ये अनवरत यात्रा है हमारी। हम निराश नहीं हैं, हम हताश नहीं हैं। हम गांव-गांव लोगों को जाकर एक बात बता रहे हैं। कृषि विभाग है, घोटालों की भेंट चढ़ रहा है। पशुपालन विभाग है, घोटालों की भेंट चढ़ रहा है। उद्यान विभाग है, घोटालों की भेंट चढ़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग है, घोटालों की भेंट चढ़ रहा है। उत्तराखंड के हर उस विभाग को देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ घोटाले हैं। जिस राज्य का मुख्यमंत्री 48 विभागों का मालिक बन के बैठ जाए, वो राज्य का कैसे नियोजन करेगा? आपको अच्छी तरह पता है। पीडब्ल्यूडी आप मुख्यमंत्री, ऊर्जा मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मुख्यमंत्री, अरे सारे विभागों में नाग की तरह आप बैठ जाओगे तो विकास करेगा कौन? मुख्यमंत्री का काम होता है 95 ब्लॉक में जाकर देखे कि कैसे नियोजन हो रहा है, कहाँ गड़बड़ है, उसको ठीक करे। मगर जब मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए, रोज अखबारों में उनके नाम की माला जपने वाले खबरें छपें, उसके बावजूद अगर उत्तराखंड की जनता इन राष्ट्रीय पार्टियों के मुंह में फंस रही है, तो मैं सत्ताओं में बैठे सत्ताधीशों से तो लड़ लूंगा, मगर गांव के लोगों को कैसे समझाऊं? ये काम मैं कर रहा हूं। घूम घूम के लोग समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूकेडी के नेताओं को लोग समझ रहे हैं, और खासकर नौजवान लड़के ये कह रहे हैं, बट जी बिल्कुल ही कहीं निराश होने की बात नहीं है। इस बार हम तख्ता पलटेंगे, गांव में नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे अगर वो घुस गए वो, क्योंकि पटवारी भर्ती में, दरोगा भर्ती में, आपको पता है, आप तो पढ़े लिखे हो, डीएम पौड़ी सस्पेंड होता है, दरोगा भर्ती में डीजीपी सस्पेंड होता है। अरे चपड़ासी की नौकरी 5 लाख में, क्लर्क की नौकरी 15 लाख में, दरोगा बनना है 25 लाख, पटवारी बनना है 50 लाख। ये राजनीतिक मंडी बन चुकी है राजनीति। क्या इस मंडी को रोकने के लिए कौन नेता बोलेगा? अगर शांति प्रसाद भट्ट के अंदर ये आग है तो ये आग आपके भविष्य के लिए सुरक्षित करने की है। अगर मेरे अंदर ये आग है तो उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए आग है। अगर मैं निराश और हताश होता तो मैं भी कभी का पैर पकड़कर कहीं इधर उधर अपनी राजनीतिक दलाली कर रहा होता। शेर हूं, उत्तराखंडी हूं, मेरा मानना है, मैं पहाड़ी हूं, पहाड़ी झुकता नहीं, अपना सीना कटवा लेता है। जब हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हम संघर्ष नहीं कर सकते? वो संघर्ष अनवरत जारी है, आप देखते रहिएगा। अभी तो आप बच्चे हो, आने वाले टाइम पर जैसे ही उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी, जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है, उल्टियां करा करा कर उनको उनके सुद्धोवाला जेल और खालियो सैंड भेज दिया, तो काय के नेता? हमारा काम 5 साल ये होगा, जिन्होंने हमें लूटा है उनको बर्बाद करना। और ये खाली भाषण नहीं है, ये हकीकत में हम करके दिखा देंगे। उसके लिए सिर्फ जनता का आशीर्वाद की जरूरत है, जिसके लिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूं। एक दिन जनता का आशीर्वाद मिला, ये जितने ठग और रग पार्टियां हैं और जितने दलाल उनके गांव-गांव में घूमकर उत्तराखंड को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं, इन्हें बर्बाद कर देंगे। हम यूकेडी वाले हैं, हम निराश नहीं हैं। तय मान के चलिए, लड़कर उत्तराखंड लिया है, सीने पे गोली खाकर उत्तराखंड लिया है, तो इनको तो निपटाना 2 मिनट का काम है। सिर्फ जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। सत्ता बहुत बड़ा परिवर्तन करती है, और आप तय मान के चलिए 22 में उत्तराखंड के नौजवान बच्चे देख रहे हैं यूकेडी को, और यूकेडी की सरकार बनेगी और ये भाजपा कांग्रेस के लुटेरे राज्य छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं तो बर्बाद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड की चट्टानी जो फिजा है, उसमें चट्टानी भाषा आपके लहजे में प्रतीत हुई है। बातें बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, और समस्याओं से जूझता हुआ हमारा उत्तराखंड प्रदेश है। एक विशेष विभाग, चूँकि पीढ़ियां तय होती हैं शिक्षा से। जिस प्रदेश में, जिस देश में शिक्षा अच्छी होती है, वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। हमारा भी उत्तराखंड में एक शिक्षा विभाग है, जिसके 3 मुद्दे बड़े गर्म रहते हैं, अखबारों से लेकर के पूरे समाज में। वो 3 मुद्दे हैं: ट्रांसफ़र एक्ट, प्रमोशन
और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें कि नए वाले जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको अपना बुढ़ापा कहीं अंधेरे में नज़र आता है। तो इन तीनों शिक्षा विभाग के मुद्दों पर आपकी राय जानना चाहूँगा। 2 कौड़ी का नेता चुनाव जीतता है, उसको पेंशन 80,000 क्यों? अगर एक दिन का विधायक पेंशन ले सकता है तो कर्मचारी क्यों नहीं, जो अपनी पूरी जिंदगी देश और राष्ट्र निर्माण में लगा देता है, उसको पेंशन क्यों नहीं? क्यों बंद करी वो पेंशन? पेंशन लागू होनी चाहिए। हमारी आजीविका का सबसे बड़ा कर्मचारी की आजीविका का अंतिम समय पर पेंशन सहारा होता है। ये राजनीतिक बेईमानों ने पेंशन खत्म कर दी 2005 में, और यही वो भारतीय जनता पार्टी है। काहे को देते उसको वोट, जिन्होंने राष्ट्र के अंदर कर्मचारियों के साथ इतना बड़ा गद्दारी करी है। दूसरा आपने कहा है स्थानांतरण एक्ट, स्थानांतरण एक्ट आपको दिखता नहीं है। 2-2 कौड़ी के नेता एक ट्रांसफर में 5-5 लाख 4-4 लाख खा रहे। नौकरियां हमारे लिए जो है सजा बन गई है। अरे पौड़ी का लड़का, उसको तुम पिथौरागढ़ काय को ट्रांसफर कर रहे भाई? पौड़ी में दो ना, पौड़ी में जगह नहीं है क्या? मगर ये सोची समझी साजिश के तहत है। पिथौरागढ़ वाले को उत्तरकाशी फेंक दो, उत्तरकाशी वाले को पिथौरागढ़ फेंक दो, उसके बाद 2-2 3-3 लाख रुपए का हो। ये राज्य इसलिए बनवाया था क्या कि 2 कौड़ी के चोरों को तुम जो है पैसा बांटते रहो? राजनीति में इतनी आकंठ बेईमानी आ चुकी है कि व्यक्ति को नौकरी भी अब सजा लगने लगी है। अपने परिवार को नहीं देख पा रहा। किस बात का शिक्षक, किस बात का कर्मचारी, यदि उसके बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही, वो अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण क्षण में अगर बीवी अपने पति से दूर रहेगी तो वो घर सही रहेंगे? ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि पहाड़ के अंदर सिर्फ रोता रहे। जितना पहाड़ी कमजोर होगा उतना ये राजनीतिक बेईमान उत्तराखंड को लूटेंगे। तीसरा सवाल आपका प्रमोशन में आप देख नहीं रहे हो, पढ़े लिखे हो ना, यूट्यूब में जरा के देखिए। भारत का पहला राज्य है जहां वेतन विसंगतियां हैं। 2-2 कौड़ी के चपड़ासी यहाँ जो है एसडीएम बन गए, सचिव बन गए। जिस दिन जांच हो गई, आप ही के शिक्षा विभाग का मैं बता दूं, 9300, 4200, 9300, 4600, 9300, 4800 बेसिक पे वालों में एलटी में आपने देखा होगा वेतन फिक्सेशन ले लिया। 2006 से जो नौकरी लगे उनको 17,446 का दे दिया, और आज उन कर्मचारियों की जिंदगी तबाह कर दी। 24-24 लाख की रिकवरियां उनके ऊपर ठोक दी है। हर व्यक्ति जो रिटायर हो रहा है, किसी की 10 लाख की रिकवरी आ रही है, किसी की 8 लाख की रिकवरी आ रही है। किस कारण? क्योंकि सचिव बैठे हैं बेईमान, जानबूझकर पैसा लेकर किसी की भी कोई सी भी वेतन फिक्सेशन कर दे रहे हैं। उसके बाद वो बेचारी जैसे ही रिटायर होता है पता लगा उसकी पेंशन बंद कर दी। कारण क्योंकि उसको ओवर पेमेंट ड्रॉ कर लिया उसने। तो ये सारा षड्यंत्र उत्तराखंड के अंदर हो रहा है और सब जानकर कर रहे हैं। यही कारण है कि हर उस विभाग के अंदर आक्रोश इस बात का है कि उत्तराखंड को लूटने वाले बाहर के लोग हैं, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। कितने शर्म की बात है कि यहाँ के समूह की नौकरी भी अब बाहर के लड़के ले रहे हैं। बताइए, जो हाई स्कूल का बिहारी तुम्हारे द्वारीखाल में हाई स्कूल करेगा वो नौकरी पालेगा, मगर उत्तराखंड का द्वारीखाल का लड़का, उसने हाई स्कूल करी, उसे नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों किया? सेवा नियोजन कार्यालय की सीमा बाध्यता समाप्त क्यों करी? यह सोची समझी साजिश है। पहाड़ का पहाड़ी नौकरियों पे भी ना लग सके। अरे आपको ठेकेदारी नहीं मिल रही, स्वरोजगार आपको नहीं मिल रहा, नौकरी आपको नहीं मिल रही, और तब भी चिपके पड़े हो कांग्रेस भाजपा। बर्बाद कर देंगे यदि ये मोह आपका खत्म नहीं हुआ। हम इस धरती के पुत्र हैं, हम जनता को जागृत कर रहे हैं, जनता समझ रही है। आने वाले समय पर शायद स्थितियां सुधरेंगी, ये मेरा विश्वास है। आपके उत्तरों में कई नए मुद्दे निकल करके सामने आए हैं, अगर उन पे भी एक विस्तृत चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी हमारा ये जो औपचारिक है इसलिए ज़्यादा नहीं पूछूंगा। लेकिन एक प्रश्न, इतना आपने आरोप लगाए हैं, इतने आपने कई कटाक्ष किए हैं सत्ता पर, एक प्रश्न मैं कटाक्ष के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल पर करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने आरोपी सिद्ध किया है, तो मेरा यह मानना है कि विपक्ष में रहते हुए और सरकार का एक हिस्सा होते हुए, उत्तराखंड का एक अधिकारी होते हुए, जिम्मेदार नागरिक होते हुए, यही बात आप एक जन आंदोलन के रूप में सत्ताधारी पक्ष को चुनौती देते हुए रख सकते हैं ताकि जनता आपकी तरफ आकृष्ट हो। तो उत्तराखंड क्रांति दल इन आरोपों को भाषण में आरोपित करने के बजाय जन आंदोलन के रूप में या सीधे सीधे उनको कटघरे में खड़े करते हुए क्यों नहीं रखती, ताकि उत्तराखंड क्रांति दल की और पूरी जनता एक निगाह से देखे और आशा बनाए उन पे कि हाँ, हमारे पास एक विकल्प मौजूद है जिसकी तरफ हम जा सकते हैं। बहुत तीखा और बहुत सही सवाल किया। तुम जैसे लड़के से मुझे ये उम्मीद थी, ये सवाल आप कर क्यों नहीं रहे हो? मेरे दोस्त, अगर हम ना होते
तो ये मुद्दे जिंदा ना होते। और आपको मैं फिर बता दूं, अखबार किसके हैं? ये आप जहाँ चैनल किसके हैं? जहाँ संकेत कर रहे हैं उन्हीं के चैनल किसके हैं? जी। ये दिखाएंगे पहाड़ का दर्द। राज्य में 17 के बाद चुनाव से मैं गांव-गांव घूम रहा हूं। यदि मैं गांव ना घूम रहा होता तो मैं इस कंदरा में आपके साथ में बैठा होता। क्या अखबार छापते हैं कि शांति प्रसाद भट्ट राज्य आंदोलन से निकला हुआ नेता गांव के अंदर जनसंपर्क कर जागृति कर रहा है? किसी अखबार में देखा आपने? क्यों छापेंगे भाई? वो अगर वो उत्तराखंड की आवाज़ को छाप देंगे तो पहाड़ी जाग नहीं जाएंगे। ये षड्यंत्र आपको समझ नहीं आता। और आपको ये नहीं पता है 9 नवंबर 2000 के बाद से उत्तराखंड के अंदर बुनियादी सवालों में क्षेत्रीय दल ही तो बोल रहा है भाई। 2002 के बाद कांग्रेस की सरकार को विपक्ष के नेता होने के नाते किस पार्टी ने घेरा? जल जंगल जमीन के लिए कौन लाठी खा रहा है? नौजवान बच्चों को रोजगार देने के लिए कौन लाठियां खा रहा है? पटवारी भर्ती घोटाले में इतनी बड़ा घोटाला हमने खोला जिसमें डीएम सस्पेंड हुआ। ये क्या भाजपा ने खोला? कांग्रेस ने खोला? यह यूकेडी थी तो खोला। बावजूद इसके अखबार हमारे को षड्यंत्र के तहत छापता नहीं है। स्टीडिया घोटाला हो जाता है, यूकेडी सड़क पर संघर्ष करती है। परिसीमन हो जाता है, 6 पहाड़ से सीट कम हो जाती है, यूकेडी जेल चली जाती है। बिजलियों के बिल बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल के विरोध में अगर उत्तराखंड क्रांति दल विरोध करती है तो जेल चले जाते हैं। मगर जब अखबार में छप नहीं रहे तो आपको कहाँ से पता लगेगा? आपको कहाँ से पता लगेगा? आपको तो समझाया जा रहा है कि यूकेडी खत्म, यूकेडी बोलती नहीं है, यूकेडी दिखती नहीं है। कहाँ से दिखेगी? वो तो धन्य हो सोशल मीडिया का, जो सोशल मीडिया जिंदा है। आज यूकेडी का नेता दिखता है। अगर शांति प्रसाद भट्ट को जानना है तो जरा यूट्यूब चेक कर लेना, फेसबुक में शांति प्रसाद टाइप करना, पता चल जाएगा कि उत्तराखंड के लिए कितना लड़ते हैं हम। अगला प्रश्न मेरा यही था, लेकिन आपने इसी में जवाब समेट दिया है। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था आपसे कि आपने बताया है कि जनता तक पहुंचने का कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन जनता तक पहुंचने के जो सोर्स हैं वो सोर्स हत्या दिए गए हैं। बिल्कुल। मेरा प्रश्न यही होने वाला था कि यदि हत्या दिए गए हैं, यह आपको पता है, तो इसका ऑप्शन विकल्प क्या होगा? तो वो आपने अपने शब्दों में बता दिया है कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़ करके लोग आपके संभावनाओं को, आपकी योजनाओं को, आपके किए गए कार्यों तक पहुँच सकते हैं। मेरे दोस्त, धन्यवाद हो मार्क जुकरबर्ग का, जिसने सोशल मीडिया बना दिया। अगर ये सोशल मीडिया ना होता, ना तुम होते ना हम होते, और अगर मैं नेता ना होता, अगर मेरे को ये पता होता कि मेरे सामने बैठा हुआ पीएचडी होल्डर है और मैं नेता ना होता, तो मैं दुम दबा के गायब होता। किसी भाजपा कांग्रेस के नेता को बैठा देना, अगर बैठ गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये तो दलों के नेता नहीं हैं, हम उत्तराखंड आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं अखबार हमारे साथ षड्यंत्र करेगा, मीडिया हमारे साथ षड्यंत्र करेगा, पहाड़ की आवाज़ को दबाएगा, मगर ये चैनल, सोशल मीडिया, हर की पॉकेट में शांति प्रसाद भट्ट बैठा हुआ है। गांव का नौजवान लड़का जब मुझे देखता है और जैसे मुझे गले लगाता है, ये मेरे को पता लगता है कि गांव का लड़का जाग चुका है। भाई, भाजपा के पवों में काम चलना नहीं है, कांग्रेस के पवों में काम चलना नहीं है, और हिंदू मुस्लिम कहकर पहाड़ियों की गर्दन काटना अब जल्दी ज़्यादा चलेगा नहीं। अब लड़का समझ चुका है कि आपको अपने क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाना है। जब पूरे देश के अंदर क्षेत्रीय दलों का राज है तो उत्तराखंड में यूकेडी का राज क्यों नहीं? यूकेडी के पास पैसा नहीं है तो क्या नेता नहीं है? उत्तराखंड क्रांति दल संगठन नहीं बना पा रहा है पैसों के दम पर, तो क्या नेता नहीं बन पाएंगे? अब गांव गांव के अंदर बुजुर्ग नौजवान यूकेडी से जुड़ रहा है, और जिस तरीके से मुझे समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि यमकेश्वर विधानसभा के अंदर वो क्रांति पैदा होगी कि पूरे उत्तराखंड के बेईमान या तो राज्य छोड़ के भाग जाएंगे, वरना जेलों में उनको इस कदर ठूस दिया जाएगा कि जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएंगे। वो सवाल तो बहुत बड़ा है ना भाई। 400 करोड़ में भी पहाड़ी आदमी कमज़ोर, आज 53,000 करोड़ में भी पहाड़ी आदमी कमज़ोर, तो पैसा जा कहाँ रहा? ये बिहारी, जो बम्बई, ये दिल्ली के लोग लूट रहे हैं ना, इन्हें हम लूटने नहीं देंगे। और ये तय मान के चलिए, मैं फाइट अगेंस्ट करप्शन पर भी काम करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि विधानसभा में जो षड्यंत्र होते हैं उसको कैसे लाइन अप करना है। मैं सब डिटेल निकाल कर तमाम नेताओं को जो है नंगा कर रहा हूँ। LT से, बेसिक से फर्जी टीचर बाहर हो रहे हैं ना, शांति प्रसाद भट्ट। उच्च शिक्षा में इंटर फेल प्रोफेसर की पैंट उतार रहा है शांति प्रसाद भट्ट। बिजली अगर महंगी कर रहे हैं तो ऊर्जा विभाग के कपड़े फाड़ रहा है शांति प्रसाद भट्ट। PWD में सड़कों में जो घोटाले हो रहे हैं उसके लिए आंदोलन कर रहा है शांति प्रसाद भट्ट। और शांति प्रसाद भट्ट का मतलब पूरे उत्तराखंड का यूकेडी राज्य आंदोलनकारी नेता, सब अपने अपने ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं। जनता देख रही है, समझ रही है कि अखबारों से गायब हैं, सोशल मीडिया में हम जो है छाए हुए हैं। अब 22 ज़्यादा दूर नहीं है, 12 महीने के बाद देखिएगा धरती पुत्रों की सत्ता
सत्ता आएगी, बेईमान अपने ठिकाने में पहुंचा दिए जाएंगे। अंत में मैं सिर्फ एक शेर आपको सुना दूं कि जोत कर खेत जिसने उगाई ये फसल, ये राज्य पहाड़ियों ने तो बनवाया ना भाई, जी जी बिल्कुल, ये बाहर वालों ने तो बनाया नहीं। तो जोत कर खेत जिसने उगाई ये फसल, उनके हाथों में छाले पड़े देखिए, जो चुराते रहे दूसरों की फसल, उनके हाथों में प्याले भरे देखिए। अरे कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला, फूल सूखे हैं और कांटे हरे देखिए। जिनको संपन्न होना चाहिए था पहाड़ियों को, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, और जो चोर थे वो यहाँ पर मालामाल हो रहे हैं। इन्हें बख्शेंगे नहीं, तय मान के चलिए। हमारे मनोबल के अंदर जो ताकत जनता हमको दे रही है, संघर्ष हमको दे रहा है, आने वाला समय उत्तराखंड के पहाड़ के पहाड़ियों का होगा, तय मान के चलिए। बहुत अच्छा, बहुत आपसे जानने को बहुत कुछ मिला। कुछ आपके ज्वलंत प्रश्न यहाँ रह गए हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि औपचारिक भेंट थी हमारी ये, और इस औपचारिक भेंट में अभी भी पूछने के लिए, बताने के लिए, कटाक्ष करने के लिए बहुत कुछ है। कम पड़ जाएंगे बिल्कुल। तो यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आपने जो अपने उत्साहपूर्ण शब्दों से और ये दिखाया है कि सत्ता पक्ष को समझाया है कि अकेला न समझिए, उत्तराखंड के जो जनता है इसे भोला मत समझिए, उनके पीछे कोई ना कोई खड़ा है उनको लेकर के चलने वाला। यही आपका मंतव्य रहा, और इसमें पूछने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही। आप दर्शकों ने काफ़ी कुछ देखा होगा। आदरणीय भट्ट जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आए, और अभी और भी यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, और आपसे भी और जानने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।